गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग पंजाब पीसीएस करंट अफेयर सीरीज। आज हमारा जो लेक्चर है ये हमारा आईआर का लेक्चर चल रहे हैं। अभी हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके। आज हम 3rd लेक्चर करेंगे और इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायस्पोरा का। और पंजाब के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पंजाब का बहुत सारा यूथ माइग्रेट करता है टू डिफरेंट कंट्रीज। तो डायस्पोरा में पंजाब एज अ स्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम इंडियन डायस्पोरा को पढ़ेंगे पर पंजाब में पेपर में आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं, तो हमें इसमें और ज्यादा फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे ताकि अगर आए तो हमारे उसमें हाईएस्ट मार्क आए। तो ये टॉपिक पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर का भी बन सकता है और इन जनरल हमारा ओवरऑल करंट अफेयर का भी है। अब एक चीज समझें, एक यहां पे हमारी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने एक रिपोर्ट दी थी ऑन इंडियन डायस्पोरा ओवरसीज। It highlighted the significance of and challenges faced by the global Indian community. अब हमें इसके बेसिस पे डाटा है कि इंडिया से 32 मिलियन लोग, 32 मिलियन पीपल मेकिंग द लार्जेस्ट डायस्पोरा ग्लोबली। ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया का डायस्पोरा को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो इंडिया की डायस्पोरा है इनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के हिसाब से डिवाइड करते हैं। पर इनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को हमने क्लब कर दिया था इन 2015। पर ये हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेंस में काम आएगा कि हमारा जो डायस्पोरा है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डायस्पोरा एंड द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। किसके लिए? डायस्पोरा को इनहांस करने के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने कौन कौन से स्टेप लिए हैं। पर एक चीज समझ लें पहले, एज पर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, India has the largest immigrant population, but ये consist of laborers, workers, traders, political leaders, professional as well as students। तो हमारा जो डायस्पोरा है ये बड़ा क्या है? डाइवर्सिफाइड है। स्टूडेंट से लेके पॉलिटिकल लीडर से लेके वर्कर से लेके हमारे प्रोफेशनल्स एंड ट्रेडर्स सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। दैट इज अ गुड थिंग। दूसरा, हमारे जो मोस्टली हैं वो कहां पे हैं? यूएसए में, एक हमारा वेस्ट एशिया में यूएई एंड सऊदी अरेबिया। ये 3 कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें हमारा डायस्पोरा मैक्सिमम है। तो हमें ये याद करना है, इस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पंजाब से कहां जाते हैं? मोस्टली इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पर उनमें इतने नहीं है जितने यहां पे हैं। तो वेस्ट एशिया में और यूएसए में हमारा मैक्सिमम डायस्पोरा है। दैट मेक्स टोटल कितना बन जाएगा? ये 4.5, 2.5, 7 और 10 अराउंड 11 मिलियन तो हमारे कहां है? इन 3 कंट्रीज में है। तो हमें एक चीज समझनी है कि सबसे बड़ी एक ट्रेंड जो ऑब्जर्व किया गया है आजकल वो ये है कि जो हमारे स्किल्ड वर्क फोर्स है दैट इज मूविंग टू डेवलप कंट्रीज, हाईलाइटिंग अ शिफ्ट ऑफ डायस्पोरा की डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। पहले लोग जाते थे जो इतने स्किल्ड नहीं थे, सेमी स्किल्ड थे या अनस्किल्ड थे, वर्कर्स थे। आजकल जो आईआईटी से पास आउट हैं, जो आईएम से पास आउट है, वो भी जा रहे हैं, मतलब वो स्किल्ड वर्कफोर्स जा रही है। तभी एक आइडिया आता है ब्रेन रॉट का कि इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो आता है आइडिया कि इंडिया से जो लोग पढ़ लिख के बाहर जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अब इंडिया की एंगेजमेंट के 4 प्रिंसिपल हैं, 4 सी हैं। वो हैं केयर ऑफ डायस्पोरा, कनेक्ट विद डायस्पोरा, सेलिब्रेट द डायस्पोरा एंड कंट्रीब्यूट द, उनका कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। वो हमारा 4 सी का कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे ही मेंस में आया तो ट्राई कर लें कि हमारा जो कंक्लूजन होगा वो 4 सी से एंड होगा, केयर, कनेक्ट, कंट्रीब्यूट एंड सेलिब्रेट। और इसके लिए हमारा प्रवासी भारतीय दिवस है, बनाया जाता है टू सेलिब्रेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। और डायस्पोरा हमारा कंट्रीब्यूट करता है इन इंडिया बहुत तरीके से, इन्वेस्टमेंट के तरीके से या फिर और बहुत सारे तरीके से, वो आगे पढ़ेंगे हम। अब पहले ये देखते हैं जैसे इंडिया से लोग कहां जाते हैं। ये सारा वैसे बनाया है मैप ताकि आपके नोट्स थोड़े से क्या बन जाएं, विजुअल अच्छे बन जाएं। अब हम पहले पढ़ते हैं कि फायदे क्या हैं किसके? डायस्पोरा के। किसके लिए? इंडिया के लिए। और जो कंट्री में जाते हैं उसके लिए कौन से फायदे हैं। तो पहला देखते हैं हम फायदे फॉर इंडिया। तो एक है सबसे बड़ा, जब कोई इंडियन बाहर जाता है तो इंडिया में क्या आते हैं? हमारे रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो एज पर दिस रिपोर्ट 125 बिलियन रेमिटेंसेस इंडिया में आए, जो बहुत ही ज्यादा है। चाइना के बाद एक इंडिया ही है। इंडिया और चाइना दोनों के लार्जेस्ट हैं रेमिटेंसेस के मामले में।
तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पावर अच्छा बनता है और हमारे पास क्या आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आते हैं। और दूसरा, जब डायस्पोरा जाएगा, कहा जाता है डायस्पोरा इज लाइक अ नेचुरल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। वो जाते हैं, इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी यूएस के व्हाइट हाउस में दिवाली बनती है, दैट रिफ्लेक्ट्स द इंडिया सॉफ्ट पावर। और इंडिया के कल्चरल एम्बेसडर्स हैं प्रमोटिंग इंडियन वैल्यूज, जैसे योगा, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है बिकॉज इंडियंस आर एवरीवेयर, और उसके कारण इंडिया की सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट होती है। सॉफ्ट पावर का मतलब है वो पावर व्हेन यू डू नॉट यूज फोर्स, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और इंटरनेशनल रिलेशन में एक हार्ड पावर है, एक सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में डिफरेंस ये है, इफ अ कंट्री डजंट हैव अ सॉफ्ट पावर, फॉर एग्जांपल चाइना की सॉफ्ट पावर कम है, तो चाइना की सॉफ्ट पावर कम है, तो चाइना के वैल्यू सिस्टम को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाइना की डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिका की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है बिकॉज अमेरिकन की वैल्यू सिस्टम, लिबरल वैल्यूज आर रिस्पेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोब। तो इसके कारण अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर की अट्रैक्शन होती है, तो इससे हार्ड पावर की वैल्यू बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई डायस्पोरा इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। अब जब तुम जाएंगे भाई, इंडियंस बाहर जाएंगे, यहां से आपने डिग्री की, बाहर गए, बाहर काम किया, वहां से एक्सपीरियंस लेके वापस आएंगे, तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सिलिकॉन वैली हैज 50% ऑफ इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स। जब वहां से रिवर्स माइग्रेशन होगी तो ब्रेन गेन होगा। एक बार तो ब्रेन ड्रेन होता है और दोबारा ब्रेन गेन होगा। एंड दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेंशन दिस पॉइंट इन योर आंसर, यू हैव टू मेंशन कि 15% ऑफ इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स आर इन द सिलिकॉन वैली, and Silicon Valley is a hub of technology and innovation. When these migrants come back to India, reverse migration happens. That leads to brain gain, and India gains in terms of technology and innovation. और इंडिया का डायस्पोरा भाई आप देखेंगे, कहा जाता है कि यूएस इंडिया की जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी बिकॉज ऑफ इंडियन डायस्पोरा, वो इंडिया के डायस्पोरा यूएस की पॉलिटिक्स में एक्टिव था। और वैसे ही फॉर एग्जांपल ऋषि सुनाक बिकेम अ यूके पीएम, अब तो वो नहीं है। दैट ऑल्सो शोज कि इंडिया का कोई ना कोई एज रहता है इन पॉलिटिकल नेगोशिएशंस बिकॉज ऑफ इंडियन डायस्पोरा। कितनी हद तक सही है गलत है इस पर डिबेट हो सकती है, पर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो रहता होगा। और जब इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की बात होती है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, बिजनेस नेटवर्क स्ट्रांग होते हैं और मार्केट का एक्सेस बढ़ता है। इंडियन बाहर गए, उनका रहेगा कि कहां इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनका पहला अट्रैक्शन रहता है इंडिया। वैसे ही बहुत बड़ी मार्केट, और दूसरा नेचुरल अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ द लैंड दे बिलोंग टू, तो उससे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बनता है। और कहा जाता है कि डायस्पोरा सर्व्स एज अ living bridge between India and the world, and that was quoted by Prime Minister vision of diaspora's diplomacy. अब जब इंडिया के लिए फायदे तो ये हैं, जिस कंट्री में जाते हैं उसके क्या फायदे होते हैं ये भी देखें। जैसे इंडिया के लोग यूएसए में गए, ये नहीं है कि इंडिया वालों को फायदा हो रहा है, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, सॉफ्ट पावर बढ़ रही है और 500 चीजें हो रही हैं, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द होस्ट कंट्रीज, जैसे कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जो 40% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसमें इंडियन ओरिजिन सीईओज हैं। इट शोज अमेरिका की जो ग्रोथ है वो यहां से बढ़ रही है। भाई बहुत सारे जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल आप एप्पल में जाएंगे, आप एलन मस्क की कंपनी में जाएंगे, स्पेसएक्स में जाएंगे, वहां बहुत सारे इंडियंस हैं। बहुत सारे इंडियंस एआई में रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वहां पे जाके स्टार्टअप्स खोल रहे हैं। और एक इनोवेशन आती है, इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर यूके नेशनल हेल्थ, उनका जो सर्वे है, और यूएसए में, और उसमें हेल्थ केयर सेक्टर में इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो यहां से हम सारे डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं, वहां जाके यूएस का एग्जाम देते हैं, यूएसए मिली, तो उसके बाद वहां पे डॉक्टर बनते हैं, तो वहां पे इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। और वहां पे स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, फीलिंग स्किल गैप इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। और वहां पे जाके इंडियन का जो कल्चर है, जाके वहां पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनती है, कल्चरल डाइवर्सिटी आती है। और दूसरा, कोई भी बायलैटरल रिलेशंस कोई नेशंस के बीच में जो होते हैं, इंडिया यूएस के बीच में, दे आर ऑलवेज गाइडेड बाय द पीपल टू पीपल कंटैक्ट। अगर कंटैक्ट अच्छे हैं तो वो गैप जो रह जाता है कई बार डिप्लोमेसी में, उसके लिए वो ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। दिस इज द बेनिफिट फॉर द होस्ट कंट्री। अब ये हमारे फायदे हैं किसके लिए? डायस्पोरा के लिए। पर अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं बाय इंडियन डायस्पोरा। पहला तो एक ही है सर, जो वेस्ट एशिया में चैलेंज फेस किया जाता है, द चैलेंज इज बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट जोन्स, वॉर्स इन यमन, इजराइल, पैलेस्टीन, सऊदी अरेबिया, ईरान। तो वहां से इंडियंस को उनको बार बार निकालना पड़ता है उन एरिया से। ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन गंगा, ये सारे ऑपरेशन किए जाते हैं अपने डायस्पोरा को बाहर निकालने के लिए, व्हेन सिविल वॉर इरप्ट्स इन दोज सोसाइटीज, इन दोज कंट्रीज। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन गंगा जब यूक्रेन का वॉर हुआ था, ऑपरेशन कावेरी व्हेन सुदान में हुआ था, साउथ और साउथ सुदान के बीच में,
ये शो करता है कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है, बट दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया कि जब हमारा डायस्पोरा यूएई में 4.5 मिलियन है, 45 लाख इंडियंस आर देयर। कई बार तो कई कंट्री में तो इंडियंस इतने ज्यादा हैं कि उनकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा परसेंटेज है वो। तो इंडियंस को उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये स्टेप लेने पड़ते हैं, दैट इज वेरी रिस्की। और जॉब इनसिक्योरिटी है। अब देखेंगे पॉलिसीज लाइक साउदीजाइजेशन डिस्प्लेस लो स्किल्ड वर्कर्स एंड फोर्सिंग रिटर्न्स। जब इन कंट्री के लोगों को खुद को जॉब नहीं मिल रही है, आजकल जैसे वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ नहीं हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी में, अगर ये ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस ग्रोथ के कारण कंट्रीज में जॉब्स नहीं आ रही हैं। तो जब इंडियंस वहां बाहर गए हुए हैं तो लोकल कहते हैं कि हमारी जॉब्स को वो ले रहे हैं। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, अमेरिका में भी सेम चीज हो रही है कि वहां से जॉब्स कम हो रही हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, वीजा नॉर्म स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। वैसे सऊदी अरेबिया में सऊदीआइजेशन हो रहा है, मतलब सऊदी अरेबिया के लोगों को जॉब दी जा रही है। तो वहां पे जो गए हुए थे पहले नर्सेज या वर्कर्स वो वापस आ रहे हैं। दुबई में बहुत सारे इंडियंस हैं। और वैसे ही लैक ऑफ एक्यूरेट माइग्रेंट डाटा, हमारे पास ये है ही नहीं कि एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कौन कौन से लोग बाहर गए हैं, कौन कौन सी कंट्री में हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग जाते हैं, वो इलीगल माइग्रेशन भी होती है। और हमारे पास जब लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई सेंट्रलाइज डाटा नहीं है। तो कभी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया को गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कौन कौन से इंडियंस बाहर हैं, तो उनको रेस्क्यू करना और मुश्किल हो जाता है। दैट इज बेसिकली बिगेस्ट चैलेंज ऑफ डाटा गैप्स, और गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है। अब आता है जो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें अलग तरह की प्रॉब्लम है। पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन डायस्पोरा, देन यू कैन क्लासिफाई दोस चैलेंजेस इनटू डिफरेंट रीजन्स, जैसे वेस्ट एशिया और यूरोप। अब जैसे देखेंगे प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट, यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया, तो जब ये होते हैं तो इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब हो जाते हैं, बिकॉज इंडियन को लगता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट आर सपोर्टिंग द एंटी जो इंडियन सेंटिमेंट्स हैं इन देयर ऑन देयर सॉइल। तो उसके कारण ये कई बार डायस्पोरा के कारण नेशंस के रिलेशंस में इंपैक्ट पड़ता है, वो हमने देखा है इंडिया और कनाडा के केस में। और कई जगह पे इंडियंस पे अटैक होते हैं, फॉर एग्जांपल रेशियल अटैक्स इन ऑस्ट्रेलिया, हेट क्राइम्स इन यूएसए, दैट क्रिएट्स बिकॉज ऑफ एथनिसिटी लिंक्ड वायलेंस परसिस्ट इन दोस कंट्रीज। ये तब होता है जब उनको लगता है कि जो बाहर के लोग हैं जिनका कल्चर अलग है, दे आर टेकिंग आवर जॉब्स एंड दे आर अर्निंग मोर एंड दे आर बेसिकली उनको पुअर कर रहे हैं, उनके कारण ये रेसिज्म वाली चीज के कारण ये अटैक्स होते हैं। और इमिग्रेशन में हर्डल्स हैं, बिकॉज जब स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आएंगे H1B वीजा में तो लोगों के करियर खराब हो जाते हैं। भाई यहां से कोई इंसान गया यूएसए में जॉब कर रहा है, वहां पे वीजा नॉर्म स्ट्रिक्ट हुए तो लोगों को वापस आना पड़ेगा, उनके जो बच्चों की जो पूरा एजुकेशन है, उनका जो करियर है वो इंपैक्ट होते हैं। तो H1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस, H1B चिल्ड्रन नो लॉन्गर गेट ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप, इसके कारण भी इंपैक्ट होता है। तो ये चैलेंजेस हैं जो डायस्पोरा फेस करता है। और उसके बाद एक जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझ लें, क्लाइमेट माइग्रेशन बड़ी है। इंडियन डायस्पोरा इन क्लाइमेट अफेक्टेड रीजन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट पॉइंट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज इन योर आंसर कि भाई इंडियन डायस्पोरा इन क्लाइमेट अफेक्टेड रीजन्स, फॉर एग्जांपल स्मॉल आइलैंड नेशंस। इंडिया का डायस्पोरा पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वहां पे है। उसके कारण क्या होता है, दे आर हाईली वल्नरेबल टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और उसके कारण क्लाइमेट इंड्यूस्ड रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, दैट इज ऑल्सो इंपैक्टिंग इंडियन डायस्पोरा। और जब मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट, रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट लीडिंग टू सेकेंडरी माइग्रेशन एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, कहने का मतलब क्लाइमेट माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायस्पोरा को इंपैक्ट कर रहा है। अब आता है लीगल प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जाएंगे ना जैसे वेस्ट एशिया रीजन है, वहां पे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है कि आप वहां गए, आपके जो पासपोर्ट को जो इंसान आपको जॉब दे रहा है वो अपने पास रख लेगा, तो आपकी मूवमेंट फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। गल्फ कंट्री में ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, उनके पास कंट्रैक्ट का, वेज का और पुअर लिविंग कंडीशन। आप यहां से बाहर गए, आपने किसी के अंदर काम करना स्टार्ट किया, आप वर्कर हैं, ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, आपकी वेज आपको नहीं मिल रही है, आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया है, और ये सारी चीजों के कारण उनके क्या है, फ्रीडम और डिग्निटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। लीगल इश्यूज हैं सारे ये, और उनके कारण लैंग्वेज का इशू है, लीगल कॉस्ट है, वहां के लॉ को वो जाके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो उनको जस्टिस नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने इंडियन मिशंस प्रोवाइड लीगल एड एंड शेल्टर एंड रिपेट्रिएशन सर्विसेज टू डिस्ट्रेस्ड वर्कर्स। आजकल गवर्नमेंट ये कर रही है, पर ओवरऑल वर्कर की कंडीशन बड़ी पैथेटिक है इन दोस कंट्रीज, स्पेशली इन द गल्फ कंट्रीज। और उसके बाद आता है आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इंटीग्रेशन। अब जब तुम बाहर जाएंगे भाई,
तुम्हारा कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आप एलिनिएट हो जाएंगे, मेंटल इंपैक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कम हो जाती है, जो सब प्रॉब्लम है। सेकंड जनरेशन इश्यूज आर एंसेस्ट्रल हेरिटेज विद होस्ट कंट्रीज कल्चरल नॉर्म्स। आप वहां गए, आप उस कल्चर से मैच नहीं कर पाए अपने वैल्यू सिस्टम को, तो यू आर बिकमिंग एलिनिएटेड, यू कैन नॉट असिमिलेट योरसेल्फ योर कल्चर विद द होस्ट कंट्रीज कल्चरल नॉर्म्स, दैट क्रिएट्स अ सेकंड जनरेशनल इश्यूज। जो आज की जनरेशन है, जो आज की जो जनरेशन वहां पे है, बहुत देर से रह रही है, वो तो एडजस्ट कर जाएगी, नई जनरेशन जो जा रही है उस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो दीज आर द 5-10 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डायस्पोरा। अब मुझे एक चीज बताएं, गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, इसको हम 2 मिनट में देख लेते हैं। पहला क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रवासी भारतीय दिवस। इसका गोल क्या होता है कि 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ताकि गवर्नमेंट जो भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं, जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो हमारे पीआईओ हैं, ओसीआईज हैं, जो वहां पे हैं पर इंडिया के लिए हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन डायस्पोरा गोज टू, इंडियन पीपल गो टू आउटसाइड कंट्रीज, जब वहां से आके इंडिया में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट में हम ये करते हैं। गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। बट दैट डे इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द जो भी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए बनाया जाता है। अब एक आता है नो इंडिया प्रोग्राम। अब भाई तुम्हारा डायस्पोरा यहां से बाहर चला गया, उनके बच्चे हुए, वो वहीं पैदा हुए उसी कंट्री में, वो इंडिया से अपने आप को लिंक नहीं कर पाते, तभी एक प्रोग्राम आता है नो इंडिया प्रोग्राम, कि इंडिया का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ताकि पीपल कैन लिंक, सो दैट पीपल कैन लिंक themselves with the इंडियन कल्चर, जो इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं। आया समझ में यहां तक? अब आता है हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब जिसको भी जाके बाहर हायर एजुकेशन लेनी है इंडियंस को, तो उनके लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं, कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ज्ञान, वैभव, प्रभास, वज्रा, ये प्रोग्राम जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से लिंकेज क्रिएट करती हैं। और ज्ञान में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकेडमिक नेटवर्क, ये सारी चीजें हैं, हम आगे देखेंगे। पर आपको बस याद कर लेना कि दीज आर द एकेडमिक प्रोग्राम्स, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर वाली यूनिवर्सिटी से लिंक किया जाता है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देयर एजुकेशन सिस्टम और वहां से आके इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूट करें। एक है, हमने मिनिस्ट्री मर्ज कर दी है, एक है ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मर्ज विद एमईए फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। पहले अलग अलग हुआ करती थी, एक्सटर्नल अफेयर अलग है, इंडियन अफेयर्स वाली, ओवरसीज इंडियन अफेयर वाली अलग है, उसको हमने मर्ज कर दिया, एक ही बना दी, ताकि कोई भी गैप ना रहे। इमिग्रेशन एक्ट है, इसमें रेगुलेट किया जाता है वर्कर माइग्रेशन एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, ताकि उन पे लीगल चेक रखा जा सके। एक है हमारा वंदे भारत मिशन, लार्जेस्ट एवैक्यूएशन ड्यूरिंग कोविड। ये शो करता है कि हमने कैसे कोविड के टाइम पे इंडियन डायस्पोरा को बचा के रखा। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ICWF, जो भी मान लो इंडियंस हैं डायस्पोरा जो बाहर किसी डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में है, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए ये ICWF फंड बनाया गया है। अब उसके लिए हमने एक और काम किया है, कि जो भी वर्कर जा रहे हैं ब्लू कॉलर जॉब, उनको रेगुलेट किया जाए कि भाई तुम कहां कहां पे हो, हमें तो पता हो इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपको बचा पाए। तो हमने एक पोर्टल बनाया है, ई इमिग्रेट सिस्टम पोर्टल, वहां पे ब्लू कॉलर वर्कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और वहां पे 5 मिलियन वर्कर्स और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। एक होता है ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन। अब NRI हैं जो इंडिया में वोट कर सकते हैं, कैन इनरोल ऑनलाइन, ताकि तुम्हारी वोट की वैल्यू बची रहे। अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, मतलब तुम हो तो इंडियन सिटीजन ही, तो आपको वोट डालनी है, तो आप ऑनलाइन अपना वोट रजिस्टर करवा के वोट डालने आ सकते हो, ताकि तुम्हारी वोटिंग की वैल्यू खत्म ना हो। और प्रवासी रिश्ता पोर्टल है, ताकि जो भी ME है, जो भी डायस्पोरा है, जो भी हमारा इंडियन मिशन है, आपस में कनेक्ट हो। और जो डायस्पोरा है, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उनका हेल्प लेके और उनका इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकती है, सो दैट एवरीथिंग शुड बी ऑन द वन सिंगल पोर्टल। ये कहानी है इसकी। और आपको और क्या करना है, एक ही तरीका है सर, ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन करें। जो भी डायस्पोरा बाहर गया है, उनको इंकरेज करें कि इंडिया में आके कंट्रीब्यूट करें, सो दैट इंडिया कैन डेवलप। तो ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, ये कंक्लूजन में आएगा। एक होती है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज। भाई जो भी इंडियन डायस्पोरा बाहर है, वो विक्टिम्स हैं, वो मान लो ट्रांसनेशनल क्राइम्स फेस कर रहे हैं, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होनी चाहिए। ट्रीटी है जिसमें कंट्रीज क्या क्या होता है, लीगल सिस्टम एक बन जाता है। वैसे तो मान लो X कंट्री है, उसका अपना लीगल सिस्टम है, Y का अपना है, तो वो अपने अपने सिस्टम से चलते हैं, पर इस ट्रीटी के अंतर्गत वो दोनों का लीगल सिस्टम को
एक करने की कोशिश करते हैं ताकि इंडियन डायस्पोरा को बचाया जा सके। और स्किलिंग करें, वर्कर जो जाते हैं उनकी स्किलिंग करें, इसलिए गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी है ताकि जो सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड जॉब्स कम हो, स्किल्ड वाली थोड़ी ज्यादा बढ़े, ताकि इंडियंस वहां जाके अच्छी जॉब्स कर सकें। अब एक चीज आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, द इंडियन डायस्पोरा सर्व्स एज अ वाइटल लिंक बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड, acting as a living root bridge that can strengthen cultural, economic, and diplomatic ties of India with other countries by spirit of Vasudev Kutumbakam, that word is one family। तो डायस्पोरा इंडिया का जो वैल्यू सिस्टम है वासुदेव कुटुंबकम को, उसको इंश्योर करने के लिए काम करता है। नाउ एक क्वेश्चन आता है अब ये डायस्पोरा के बाद, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। अब इसको ध्यान से देखें, इसको मैं बता देता हूं, इसमें पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है क्या वो सही है, क्या उसको चेंज करना चाहिए, और इंडिया को न्यूक्लियर को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है। तो इसको एक लाइन में समझ लें पहले कि भाई इंडिया का न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक ही स्टैंड है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, वर्ल्ड शुड बी न्यूक्लियर फ्री। हमारी एक ट्रीटी है वर्ल्ड लेवल पे, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है। इंडिया बोलता है कि जब सारे साइन करेंगे तभी हम साइन करेंगे, मतलब ये ट्रीटी है कि न्यूक्लियर वेपन किसी के पास नहीं होने चाहिए। एट प्रेजेंट जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी ट्रीटी, उसके अंदर जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अलग हैं, नॉन न्यूक्लियर वेपन अलग हैं। जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो 5 हैं, यूएसए, चाइना, यूके, रशिया एंड फ्रांस, ये वेपन रख सकते हैं और बाकी नहीं रख सकते। इससे न्यूक्लियर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर अपार्थाइड। इसको खत्म करने के लिए वी बिलीव कि हमें किसी नेशन के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, अदरवाइज न्यूक्लियर वेपन आर डिजास्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी। तो हमें सभी को इकट्ठे होकर खत्म करना है ये। अब न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में हम क्या करते हैं, हमारा गोल होता है कि न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे चेक में रखा जा सके। अब इंडिया का जो पॉलिसी है वो है, इंडिया के पास वेपन है, बिल्कुल है। इंडिया ने एनपीटी साइन की, बिल्कुल नहीं की। हमने बोला ये क्या डिस्क्रिमिनेटरी है, होने चाहिए तो किसी के पास भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज फिर नेशंस को अक्वायर करने पड़ेंगे फॉर देयर सेल्फ प्रोटेक्शन। तो इंडिया ने इसलिए वेपन बनाए, बट इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स फॉलो वन सिंपल फिलॉसफी, दैट इज नो फर्स्ट यूज। मतलब हम न्यूक्लियर वेपन्स को पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। इंडिया प्लेजेस नो फर्स्ट यूज। सेकंड हमारा प्रिंसिपल है, इनको याद कर लें 3 प्रिंसिपल्स को। आई होप दिस पीडीएफ इज विजिबल, हाँ बिल्कुल विजिबल है। तो हमारे 3 प्रिंसिपल है, नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एंड सिविल मिलिट्री सेपरेशन। नो फर्स्ट यूज का मतलब है हम न्यूक्लियर वेपन का पहले यूज नहीं करेंगे, जब कोई हमारे पे न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा तभी हम यूज करेंगे, और जब हम यूज करेंगे तो इस अमाउंट में यूज करेंगे कि पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उस नेशन का, और हमारे पास वो डेटरेंस बना के रखनी है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। आपने वेपन अटैक किया, न्यूक्लियर वेपन अटैक, तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन का काउंटर अटैक करेगा टू द एक्सटेंट दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री, खत्म कर देगा कंट्री को। तभी इंडिया बोलता है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करना चाहते एज अ मीन्स ऑफ वॉर, इट इज ओनली फॉर द डेटरेंस पर्पसेस। हमारे लिए उसके पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस भी होगा, तभी हम बताएंगे कि अगर अटैक करोगे तो हमारे पास क्रेडिबल डेटरेंस है काउंटर अटैक करने का। उसके बाद आता है सिविल मिलिट्री सेपरेशन। न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा सिविल गवर्नमेंट के पास होंगे, ना कि मिलिट्री के पास होंगे। जैसे कि पाकिस्तान में मिलिट्री का कंट्रोल ज्यादा है, तो सिविल लोग डेमोक्रेसी से आए हैं, लोगों का से है उनमें। तो मिलिट्री का जो वो से होता है कि वो लोगों के से चुन के नहीं आए हैं, तो वो न्यूक्लियर वेपन का ज्यादा यूज कर सकते हैं। सिविल गवर्नमेंट कम करेगी बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, सिविल और मिलिट्री को। कौन लेगा डिसीजन? सिविलियन गवर्नमेंट लेगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट लेगी। और हमारे पास इस चीज को देखते देखते हमने एक चीज ट्राई की कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है जो, ये तभी आएगा ना, तभी हम इंडिया बोलेगा कि हमारे पे अटैक करोगे तो हम ऐसा अटैक करेंगे कि सब खत्म हो जाएगा आपका। पर हमें ये करना भी तो पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा डेटरेंस है। तो हमने क्या बनाया, न्यूक्लियर ट्रायड बनाया कि न्यूक्लियर वेपन हम आज, न्यूक्लियर सबमरीन भी है हमारे पास एयर बाय एयर भी लॉन्च कर सकते हैं और बाय लैंड भी लॉन्च कर सकते हैं। तो हमने न्यूक्लियर ट्रायड बनाया, दैट इज वी कैन नाउ लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम लैंड, सी एंड एयर, and this is India's second strike capability to ensure if anybody attacks India with nuclear weapons, India will destroy that nation using this nuclear triad। ये बना 2018 में, मतलब हमारी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो कहना अलग चीज है, उस कहने के पीछे आपके पास क्या सबूत है, दैट इज डिफरेंट। तो इंडिया इज नाउ मूविंग मोर टुवर्ड्स क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। अब हमारे पास एक ट्रीटी है
ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इंडिया ने साइन नहीं की है because it is not contributing to customary international law as a limited approach to disarmament that does not address the security concern of nuclear weapon states. कहने का मतलब क्या है, हमने हमारा मानना है कि बिल्कुल सही बात है, वेपन्स नहीं होने चाहिए, पर ये सभी इसको साइन करेंगे तभी मतलब है ना। इंडिया ने साइन कर दिया तो इंडिया ऑब्लिगेटरी हो जाएगा उसके लिए, और 5 नेशन उन्होंने साइन नहीं किया तो फिर वर्ड डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स। तो इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। और इंडिया जो न्यूक्लियर एरिया में बहुत सारी ट्रीटीज करता है, जैसे कि इंडो यूएस न्यूक्लियर ट्रीटी, वो सिविलियन पर्पसेस के लिए, मतलब आपकी जो न्यूक्लियर पावर है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज करते हैं इन ट्रीटीज को, ताकि कोलैबोरेशन बढ़ सके। सेम इंडिया फ्रांस का, सेम इंडो यूएस का। और इंडो यूएस जब डील हुई और हमने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के भी इंडिया परस्यूट ऑफ, हम एनएसजी के मेंबर नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वो ग्रुप है जो इंश्योर करता है कि भाई जो भी कंट्रीज के मेंबर हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नेशंस को बेच सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है वो नेशन शुड बी अ मेंबर ऑफ एनपीटी। डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड ऑफ इंडिया facing challenges primarily due to its non-signatory status to NPT. India is not signatory to NPT. तो इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एनपीटी का आपका सिग्नेटरी होने चाहिए हो, तो इंडिया ने वो साइन नहीं किया, इसीलिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप बिड हमारी पेंडिंग पड़ी है। अब एक चीज और देखें, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब दिस एजेंसी इसका बेसिक रोल होता है कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसका सिविलियन यूज के लिए आपको यूज करना है, ना कि मिलिट्री पर्पस के लिए। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है ये जाके इंस्पेक्शन करती रहती है कि नेशन अपने न्यूक्लियर मटेरियल को इनरिच तो नहीं कर रहा है, उसको इनरिच करके आप उसको वेपन में तो नहीं कन्वर्ट कर रहे हो। इसके लिए ये IAEA है। आपको बस ये याद करना है कि न्यूक्लियर वेपन के लिए इंडिया का स्टैंड क्या है, उसके फायदे नुकसान अलग अलग है न्यूक्लियर वेपन के, पॉजिटिव नेगेटिव, पर ये इसमें मैंने बताया कि न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में इंडिया का स्टैंड क्या है, कि न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कोई डाउट है तो आप पूछ लें। तो एक कहानी है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को लेकर। इसको आगे हम देखते हैं, का टॉपिक है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन। इस पे पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। IR में जो क्वेश्चन आते हैं PCS में IR से, वो हमेशा क्या आते हैं, करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। और एक टॉपिक जो न्यूज में रहता है वो है हमारा टॉपिक ऑफ इंडो पैसिफिक। अब इसको समझते हैं। अब इंडो पैसिफिक की कहानी ये है कि जो हमारी पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, वो कहां शिफ्ट हो रहा है, world order is now shifting towards Indo-Pacific. I hope this is visible to all of you. Yeah. World order is now shifted towards Indo-Pacific. अब इसमें एक चीज देखें, पहले ये जो ऑर्डर हुआ करता था, ये क्या होता था, ट्रांस अटलांटिक। मतलब पहले जो पावर थी ये अटलांटिक ओशन के आसपास कंसंट्रेटेड हुआ करती थी, दैट इज USA एंड यूरोपियन नेशंस। नाउ दिस पावर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स Indo-Pacific, और इंडिया इज अ की प्लेयर इन दिस रीजन ऑफ Indo-Pacific, एंड चाइना इज ऑल्सो की प्लेयर। अब जब Indo-Pacific में वैल्यू बढ़ रही है, अब Indo-Pacific में जब इंडिया और चाइना है, तो USA को पता लग गया है कि अब आने वाला फ्यूचर Indo-Pacific रीजन में होगा। तो USA विल ऑल्सो ट्राई कि यहां पे कोई भी नेशन क्या ना बने, सुपर पावर ना बने। तो USA विल ट्राई टू challenge China, and USA is using India for that purpose, कि India is the best partner to keep a check on China, कि चाइना की पावर Indo-Pacific में ना बढ़े, क्योंकि Indo-Pacific में पावर बढ़ गई तो Indo-Pacific आने वाला रीजन है जो वर्ल्ड को गवर्न करेगा, तो वहां पे USA का से होना चाहिए। पर इंडिया का मानना है कि Indo-Pacific को तुम अपनी सुपर पावर राइवलरी में कन्वर्ट ना कर दो, एंड दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ बेसिकली अ पावर दैट इज सिचुएटेड इन दैट रीजन। और इस कहानी के लिए इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एक लाइन बोली थी, ओनली दोज whose mindsets are built around spheres of influence and who are uncomfortable with the democratization of world affairs
will dispute the Indo-Pacific today. मतलब जो इंडो पैसिफिक में पावर आ रही है, इसको कौन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कि रियलिटी है। वो नेशन जो दुनिया में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे घूमते हैं कि मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या क्या है, तो वो नेशन इंडो पैसिफिक को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एज एन आइडिया कि यहां पे पावर आ रही है। उनका दिमाग कहां पे रहेगा कि हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे है। और जो वर्ल्ड अफेयर को डेमोक्रेटाइज नहीं होना देना चाहते कि वर्ल्ड अफेयर हर जगह फैल सकता है, वो इंडो पैसिफिक के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आंसर लिख रहे हैं भाई, इंटरनेशनल रिलेशन में कोट लिख रहे हैं मोदी जी की या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। अब इंडो पैसिफिक कंसेप्ट जो आया था, इसका मेन मानना था कि जैसे एक चाइना का आइडिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई। जब बीआरआई का एक्सपेंशन हो रहा है, इट मींस चाइना का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इंक्रीज हो रहा है। और जो हमारा इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट है, ये शो कर रहा है कि अब इंडो पैसिफिक में कुछ कंट्रीज को इकट्ठे होना पड़ेगा ताकि जो चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट है उसको चैलेंज किया जा सके, ताकि चाइना अपनी पावर को ना बढ़ाए, उसकी पावर को काउंटर किया जाए थ्रू द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक। क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये कहां पे है मेनली, इट इज आल्सो इन इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन। और उसी को चैलेंज करने के लिए आइडिया आया इंडो पैसिफिक का, कि बाकी कंट्री को जैसे कि यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि चाइना को चेक में रखा जा सके। अब ये नेशन जो इंडो पैसिफिक रीजन है, कहां से कहां तक है, इसको माना जाता है अफ्रीका, जो ये अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट है, वहां से लेके वेस्टर्न शोर्स ऑफ अमेरिका, मतलब जो हमारा पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन का एंड है, वहां तक पहुंच जाता है। तो इस एरिया में 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू मेंशन इन योर इंट्रोडक्शन, यू विल मेंशन कि इंडो पैसिफिक रीजन इज रीजन which encompassing 60% of global population and contributes to global GDP around 60%। तो ये आपको बताएगा कि इंडो पैसिफिक की सिग्निफिकेंस क्यों बढ़ रही है। और दूसरा, इस रीजन में से बहुत सारे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब ए मंडप, जो कि हमारी कहां पे रेड सी और पर्शियन गल्फ के आसपास हैं, वहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत ज्यादा ट्रेड जाता है। 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम पासेस थ्रू दोस रीजन्स, सी लेन्स, जो इंडो पैसिफिक की हैं। 40% ऑफ ग्लोबल ऑयल पासेस थ्रू इट। इंडिया का 90% ट्रेड एंड 80% ऑफ क्रिटिकल फ्रेट वहां से पास होता है। तो दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें ध्यान रखने हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीजन इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का, हॉर्मुज एंड बाब ए मंडप। अब आता है, और ये रीजन में राइवलरी हो रही है किसके बीच में, यूएसए और चाइना के, इसके कारण इसकी और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ रही है। अब इंडिया के लिए जब इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू शो इटसेल्फ एज अ लीडर इन दिस रीजन। तभी इंडिया लीडिंग पावर बन पाएगा। और इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ मेजर पावर और अ सुपर पावर, फॉर दैट यू हैव टू टेक अ लीड, एंड दैट लीडरशिप कैन बी प्रोवाइडेड इन द इंडो पैसिफिक। एंड दैट्स व्हाई इंडिया केम आउट विद 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। पहली है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दूसरी सागर विजन, एंड थर्ड वन इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडिया की पहले पॉलिसी हुआ करती थी लुक एट ईस्ट पॉलिसी, कि इंडिया का जो ईस्ट वाला पार्ट है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स, इंडिया को उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज रीजन आर इमर्जिंग इकोनॉमीज। इफ इंडिया इंटीग्रेट विद दैट रीजन, तो इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी। बट अब ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि हमारी पॉलिटिक भी है, सिक्योरिटी भी है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन गोल है कि इंडिया का एंगेजमेंट विद इंडो पैसिफिक by using India's नॉर्थ ईस्ट रीजन as a key player। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ज्यादा लिंक्ड है किससे, साउथ ईस्ट एशिया से। तो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज अ की पॉलिसी फॉर इंडियाज गोल और अपॉर्चुनिटी इन इंडो पैसिफिक। एक हमारा आया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर पॉलिसी। आप इसका गोल सिंपल है कि अगर इस एरिया में किसी को भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ग्रोथ की प्रॉब्लम है, तो इंडिया विल बी अ लीडर इन दैट। अगर कल को कोई क्लाइमेट की प्रॉब्लम आती है, तो इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प भेजता है। वो कौन भेजता है? इंडिया भेजता है। द सागर विजन शोज इंडियाज स्टैंड टू प्रोवाइड लीडरशिप इन दिस रीजन। और एक आता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसका गोल सिंपल है, इंडिया इज अ की प्लेयर इन दैट। इंडो पैसिफिक रीजन में इस ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेन पिलर हैं। एक है सप्लाई चेन को लेके, एक ट्रेड को लेके, एक एनर्जी को लेके, और एक एंटी करप्शन को लेके।
मतलब इस रीजन में जो भी हमें चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इस फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर। उसमें क्लीन एनर्जी है, ट्रेड है, एंटी करप्शन गवर्नेंस वाले मैकेनिज्म है, और एक हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन है। कल पढ़ा था ना, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इंडिया ट्रेड वाले कंपोनेंट का पार्ट नहीं है, बाकी का पार्ट है इसमें, ताकि इंडो पैसिफिक में इन एरियाज में इंडिया भी कोलैबोरेट कर पाए। अब आता है इंपॉर्टेंट थिंग इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है इंडो पैसिफिक को लेके। हमने पूरी कहानी को आपको बिल्कुल अच्छे विजुअल फॉर्मेट में दे दिया। ये नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े सिंपल भी हैं पढ़ने, आपको एग्जाम्पल भी है, सब कुछ दे रखा है इसमें। तो इसको पीडीएफ आपको सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो यू कैन रेफर दोस नोट्स, और वीडियो को देखें, समझें और इसको नोट्स को पढ़ें। अब इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, तो इसको समझने के लिए आप एक चीज समझें, इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन प्रमोट्स द आइडिया ऑफ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रीजन। ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, और हमारा मानना है कि जो इंडो पैसिफिक में है उसमें जो की प्लेयर होगा वो कौन होगा, ना तो यूएसए, ना इंडिया, ना चाइना, बल्कि वही के रीजन के नेशंस, दैट इज एशियान सेंट्रलिटी। तो हमारा गोल है हमें फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बनाना है बाय कीपिंग एशियान एट द सेंटर, दैट इज द इंडियाज स्टैंड रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक। सपोर्ट्स कॉमन रूल्स बेस्ड ऑर्डर, कि इस एरिया में रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, किसी एक कंट्री का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल चाइना इन साउथ चाइना सी अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना के दूसरे नेशंस की टेरिटरीज में इंक्रोच करता है, दैट इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तभी इस रीजन में रूल बेस्ड काम होना चाहिए, ताकि कोई भी नेशन अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। दैट इज द इंडियाज आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक। क्या पॉलिसी रहती है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल फॉर ऑल इन द रीजन। वी हैव 7 पिलर्स ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि ये रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी हमने क्या रडार बनाई हुई है। इंडियन फ्यूजन सेंटर है गुड़गांव में, इंडियन ओशन रीजन इंडियन फ्यूजन सेंटर, जो यहाँ पे पूरी रडार लगी है, उसका एनालिसिस करता है डाटा को, ताकि इस रीजन में पूरी की पूरी मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। यही है। एक है कनेक्टिविटी, डिजास्टर रिलीफ, ब्लू इकोनॉमी, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्सेज एंड पीपल टू पीपल टाइज। ये 7 पिलर्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ इंडिया इन द इंडो पैसिफिक। अब आता है नेवल स्ट्रेटजी है, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है आईएमएसी, वही इंडियन फ्यूजन सेंटर, जो क्या करता है मैरीटाइम डोमेन को लेके अवेयरनेस देता है सभी नेशंस को, बिकॉज वो नेशंस ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया इज टेकिंग अ लीड रोल रिलेटेड टू डाटा, रिलेटेड टू मैरीटाइम डोमेन। अब हमने पढ़ा है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जैसे अभी देखिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वैसी है एक इंडियन ओशन रीजन रिम एसोसिएशन, एक है इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, एक है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे नेशंस हैं उसी एरिया को लेके, ताकि हमारी क्या हो कोलैबोरेशन, या जो मिनी लेटर्स हैं या जो प्लूरी लेटर्स हैं वो बने इशू को लेके, ताकि उस इशू को लोग इकट्ठे कलेक्टिव वे में उसी रीजन के लोग डील कर पाए, उसी रीजन के नेशंस डील कर पाए। और हमने क्या किया, एक सेपरेट विंग बना दिया अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, इंडो पैसिफिक डिवीजन, ताकि अब इंडो पैसिफिक के लिए अलग तरह के सेपरेट डिप्लोमैट्स, सेपरेट विजन, सेपरेट रिसोर्सेज मिलने चाहिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक इज गिविंग अ इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आता है व्हाई वी आर यूजिंग द इंडो पैसिफिक विजन, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। तो पहला पर्पस है कि चाइना की डोमिनेंस बढ़ रही है इन इंडो पैसिफिक, उसको काउंटर चाइना करने के लिए हमने ये स्टेप लिया है। एक हमारा गोल होता है कि हमें लीडर बनना है, तो हमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। लीडर का काम होता है कि जब भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी तो वो सभी की हेल्प करने के लिए तैयार होगा। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बिकम अ लीडिंग पावर और अ मेजर सुपर पावर। और इंडिया को होता है कि इस रीजन से इंटीग्रेट करेंगे तो अफ्रीका के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ज्यादा इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू अचीव दैट। उसके बाद चैलेंजेस इन परसुइंग द इंडो पैसिफिक। उसमें एक ही रीजन है कि इंडिया को डर है कि ये कहीं के ना कहीं यूएसए के साथ मिलके इंडिया चाइना के साथ एनिमिटी क्रिएट ना कर ले, क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो फिर इंडो पैसिफिक में ही होगा, दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर द इंडिया इटसेल्फ। इंडिया के पास नेवी को लेके चाइना के मुकाबले इतने रिसोर्सेज नहीं है, और आर्मी स्ट्रांग, पर नेवल में हमारा बेसिस बहुत कम है, चाइना के बेसिस बहुत ज्यादा है, तभी इंडिया भी बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है। और
ये डेफिनेशन को लेके कंसेंसस नहीं है कि भाई इंडो पैसिफिक क्या है, अफ्रीका से लेके अमेरिका तक, यहाँ सिर्फ इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। हर नेशन के अपने इंटरेस्ट है। इंडिया का इंडियन ओशन में ज्यादा है, बाकियों का पैसिफिक ओशन में ज्यादा है। तो डेफिनेशन क्या है और इसको टैकल कैसे करना है उसको लेके डिफरेंसेस हैं। और इंडिया को लगता है कि भाई हम क्वाड के मेंबर बने या खुद ये डिसीजन लें, ऑटोनॉमी को लूज तो नहीं कर देंगे, कहीं किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट तो नहीं बन जाएंगे। तो दिस डिलेमास स्ट्रेटेजिक एरिया में बड़ी प्रॉब्लम है। एक आता है कि भाई चाइना का अपना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, इंडिया का ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई इनिशिएटिव नहीं है। तो चाइना को इकोनॉमिक सेंस में चैलेंज करना इन दिस रीजन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब उसी को लेके एक इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये पेपर में पूछ सकते हैं कि क्या है ये इनिशिएटिव, और सेम है क्वाड, सेम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इन चारों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा इंडो पैसिफिक वाला चीज हो पाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं जो हमारा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, उसको पढ़ते हैं कि क्या है ये, क्या इसका पर्पस है। तो पहले हम देखते हैं इसका क्या पर्पस है और क्या है ये। अब इसका जो मेन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, इसका की समझ लें क्या है। दिस इज अ नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलंटरी अरेंजमेंट। गोल क्या है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड ऑर्डर। कब बना है ये? इट वॉज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी इन 2019, जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी। एशियान होती है ना, एशियान समिट, साथ में एशियान के बाकी नेशन जुड़ के क्या करते हैं, ईस्ट एशिया समिट। उसमें सेंस ऑफ कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग न्यू पार्टनरशिप इंडिया ने बनाया आईपीओआई, जो इंडिया का सागर डॉक्ट्राइन पे बिल्ड है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इंडिया प्रोवाइड करेगा। इंडिया ने उस प्रिंसिपल के बेस पे बनाया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ताकि बाकी नेशंस को मैरीटाइम अरेना में सिक्योरिटी या असिस्टेंस दी जा सके। तो दिस इज एन इनिशिएटिव लेड बाय इंडिया। इसका मेन गोल क्या है कि एशियन कंट्री के साथ मिलके हम क्या करें, इंडो पैसिफिक को सिक्योर कर पाए। 7 पिलर है जो आपको पहले बताए थे, मैरीटाइम की सिक्योरिटी, मैरीटाइम की इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। अब इंडो पैसिफिक ये इनिशिएटिव के जो ये हमारे पिलर हैं, इसको अलग अलग कंट्री लीड करती हैं। कोई इंडिया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई फ्रांस, कोई जापान, कोई जर्मनी, कोई साउथ कोरिया और कोई यूके। मतलब दिस इनिशिएटिव इज फॉर द इंडो पैसिफिक, डिसाइड इनिशिएटेड बाय इंडिया बाय इन्वॉल्विंग दीज अदर कंट्रीज, जो यहां पे इसके 7 पिलर्स का पार्ट है। तो इस क्या होगा, इससे मेन गोल क्या है इसका कि इंडो पैसिफिक में अब डिफरेंट प्लेयर्स को इंडिया के साथ मिलके सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन प्रमोट करनी पड़ेगी, बिकॉज इंडिया अकेला नहीं कर पाएगा। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इज दैट which builds on Sagar Doctrine involving other countries to promote maritime security assistance and other जो हमारे पिलर्स हैं इन द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक। अब इसको लेके आता है मेन पॉइंट कि इस इनिशिएटिव का इंडिया के लिए क्या फायदा है। अब पहली चीज आती है, एक इनिशिएटिव है एशियान का। एशियान कंट्रीज हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उनका इनिशिएटिव है आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, AOPIP। उनका अपना इनिशिएटिव है एशियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, AOIP। वैसे ही सेम क्या है, इंडियन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, ये AOIP के साथ मैच कर रहा है, एंड इट अलाइंस विद दिस। इट मींस इंडिया नाउ कैन अलाइन विद एशियन कंट्रीज, और दोनों मिलके क्या कर पाएंगे, इंडो पैसिफिक को सिक्योर कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट आता है, दैट इज काउंटरिंग चाइनाज असर्टिवनेस। इंडिया वियतनाम 2020 पैक्ट अंडर IPOI ये बोलता है कि चाइना की असर्टिवनेस की वो अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, उसको कैसे चैलेंज करेंगे, थ्रू दिस इनिशिएटिव। मैरीटाइम रिसोर्सेज, भाई बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो ओशंस में मिलते हैं, तभी हम माइनिंग करते हैं, डीप सी माइनिंग करते हैं, लिथियम, रेयर अर्थ मेटल्स। तो दीज कंट्रीज अंडर दिस इनिशिएटिव कैन कोलैबोरेट टू एक्सट्रैक्ट दो क्रिटिकल मिनरल्स। और दिस इज नॉन बाइंडिंग स्ट्रक्चर, तो इसका फ्लेक्सिबल है, कोई भी इसमें वो नहीं है, रूल्स नहीं है, कोई भी हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं है IPOI में। तो इट विल प्रमोट अ काइंड ऑफ अ मोर फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ रिलेशंस एंड फ्रेमवर्क इज अप टू दैट लेवल। अब आते हैं की चैलेंजेस क्या है। अब भाई वही बात है, जब तुम्हारी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉर्मल वो नहीं है कि भाई ये करना है, मैनिफेस्टो नहीं है,
तो क्लियर एजेंडा नहीं है, कंट्री अपने हिसाब से चलेंगी, तो कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होगी, कोई फिक्स एजेंडा नहीं होगा, मन होगा तो मिलेंगे, अपने हिसाब से मिलेंगे, तो चीजें क्या होंगी, इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं इसमें। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही है, चाइना के कारण और टेंशन बढ़ जाएगी। एशियान सेंट्रलिटी का कंसर्न है। आईपीओआई इनिशिएटिव कॉम्प्लीमेंट एशियान सेंट्रलिटी बिकॉज इसमें बाकी नेशंस भी हैं, जर्मनी, यूके। तो पहले बोला था कि इस रीजन में एशियान सेंट्रल होगा, उसको ये चैलेंज कर सकता है आइडिया ऑफ आईपीओआई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारे नेशंस नहीं है, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका, गल्फ स्टेट और स्मॉल आइलैंड नेशंस। बड़े बड़े नेशंस हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस। तो इन नेशंस का जो स्मॉल नेशंस हैं जो उस रीजन में हैं, उन पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है उनका से इसमें नहीं है। अब हमें इतना ये समझना है कि अगर हमारे पास आईपीओआई है, ये इंडिया का इनिशिएटिव है जो इन पिलर्स पे डिपेंड है, पर वो ये कर सकता है और ये चैलेंजेस हैं। पेपर में आईपीओआई पे क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इनिशिएटिव कैन बी यूज्ड इन द आंसर, बट इसका थोड़ा वेटेज बढ़ जाएगा। आपने आईपीओआई मेंशन किया, उसके 3 पॉइंट लिख दिए, और ये डायरेक्टली आपको सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा इंडो पैसिफिक पे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया ने क्या किया है और क्या कर सकता है। और जब पूछेंगे क्या किया है, वहां पे क्या आएगा, आईपीओआई। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड एंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। आप इसको पीडीएफ को वहां पे जाके सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करें और इसको पढ़ें, एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।